नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल द एग्ज़ाम पोर्टल में। दोस्तों हम मुग़ल काल पढ़ रहे थे और जिसमें हमने अकबर वगैरह का पढ़ लिया था। ठीक है, अब आइए हम लोग जहांगीर का शुरू करते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, अब देखिए जहांगीर में इसका नाम सलीम था और उसकी माता आमेर के जयपुर के राजा भारमल की पुत्री हरकाबाई मरियम उजमानी नाम था उनका। ठीक पर अकबर जो है सलीम को शेख बाबू कहता था। ठीक है, और सलीम इसका नाम इसलिए पड़ा था जहांगीर का क्योंकि अकबर को कोई जब पुत्र नहीं हो रहा था तो वो गया था शेख सलीम चिश्ती के दरबार में और वहाँ पे वो मन्नत मांगा था कि अगर हमको पुत्र होगा तो हम अपने पुत्र का नाम आपके नाम पे रखेंगे और उसी मन्नत से उसको पुत्र हुआ, इसलिए उसका नाम सलीम रखा। ठीक है, जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था और उसको शेखू बाबा भी कहता था अकबर। ठीक है, और अकबर के दो पुत्र थे जिसमें एक पुत्र की मृत्यु हो गई थी और यही अंतिम पुत्र बचा हुआ था। ठीक है, जो मतलब मुग़ल सम्राट का एकमात्र वारिस था, मतलब अकबर का एकमात्र वारिस था। ठीक है, जहांगीर का प्रमुख शिक्षक बैरम खां का पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना था। ठीक है, हम बताए भी थे आगे अब्दुल रहीम खाने के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अब देखिए इसका विवाह और पुत्र, देखिए 2 शादी हुआ। ठीक है, 4 शादी हुआ जिसमें सबका पुत्र जो था इसमें तो जगत गोसाई का पुत्र था यही खुर्रम शाहजहाँ। ठीक है, और ये खुसरो, तो ये खुसरो को तो मरवा दिया था। उसके बाद एक परवेज था, एक शहरयार था। ठीक है, इससे शादी होगा नूरजहाँ की पुत्री का। ठीक है, अब देखिए खुसरो जो था वो राजा बनना चाहता था, इसलिए वो विद्रोह भी किया था, लेकिन विद्रोह किया जैसे ही तो वैसे ही शाहजहाँ जहांगीर ने खुर्रम की सहायता से उसको मरवा दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे। देखिए इसका नाम है खुर्रम, ठीक, ये है शाहजहाँ, ठीक, और ये नाम है खुसरो, दोनों ख से ही है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। खुसरो अलग है जो मर गया, ठीक है, और खुर्रम ही आगे चल के शाहजहाँ के नाम से राजा बना। ठीक है, मतलब जहांगीर का उत्तराधिकारी खुर्रम ही होगा, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग। ठीक, अब देखिए अब ये इस शहरयार के मैंने बता दिया, नूरजहाँ इसको राजा बनाना चाहती थी, इसलिए वो अपनी पुत्री का विवाह इससे कर देती है, लेकिन शाहजहाँ अपने मतलब कुछ संबंधियों की सहायता से राजा बना। ठीक है, अब देखिए जहांगीर का राज्याभिषेक वही अकबर जब मर जाता है उसके 2-3 दिन के बाद हो गया। ठीक है, और उसके जब बादशाह बना तो 12 प्रकार के आदेश दिए, वो सब आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए रविवार और बृहस्पतिवार ये 2 दिन मतलब वो पशुपत बंद करवाया था, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। खुसरो, देखिए खुसरो का विद्रोह, वही बड़ा पुत्र था, मतलब शाहजहाँ से बड़ा था, तो राजा बनना चाहता था, तो जब विद्रोह किया तो जो सिख गुरु अर्जुन देव थे उसने उनको मदद की और आशीर्वाद भी दिया था, इसीलिए खुर्रम को सहायता करने के कारण जहांगीर ने अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। साम्राज्य विस्तार, एक काम महत्वपूर्ण हुआ जहांगीर के काल में, क्या तो मेवाड़ इतना युद्ध लड़ा था, 2 बार युद्ध लड़ा, 1568 में, 1576 में, लेकिन मेवाड़ अधीनता नहीं स्वीकार किया। मेवाड़ हार तो जाता था लेकिन अधीनता मुगल साम्राज्य का स्वीकार नहीं किया था। अंतिम रूप से 1615 ईस्वी में मेवाड़ के साथ संधि हुआ और मेवाड़ ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए खुर्रम जो था दक्षिण में विजय किया था, इसलिए इसको शाहजहाँ की उपाधि मिली थी, और ये थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जहांगीर के समय कांधार जो था ये भारत के हाथ से निकल गया, मतलब मुगल साम्राज्य के हाथ से निकल गया। देखिए कांधार क्या था ना, कांधार एक बफर स्टेट का काम करता था, मतलब इधर भारत और इधर ईरान के बीच में, तो ये दोनों लोग जंग लड़ते रहते थे मुगल साम्राज्य की, हमारे कब्जे में रहेगा तो हमारा बॉर्डर सुरक्षित रहेगा। तो पहले कांधार मुगल साम्राज्य के कब्जे में था, लेकिन बाद में ईरान के शाह ने इसको जीत लिया और फिर वो मुगल साम्राज्य के हाथों से चला गया और फिर कभी भी उस पर कब्जा नहीं पाया। फिर जब अंग्रेज आएंगे तब फिर कब्जा करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये शाहजहाँ के बारे में थोड़ा सा पॉइंट पढ़ लीजिएगा, यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, जब ये महाबत खां एक उसका सेनापति था, उसने विद्रोह किया था, बाद में शाहजहाँ ने उसको विद्रोह को कुचल दिया और फिर ये नूरजहाँ ने शाहजहाँ की मदद से सब मिलजुल के उसका कुचल दिया। फिर लेकिन महाबत का अंतिम में अधीनता स्वीकार कर लेता है, तो फिर उसको पोस्ट वगैरह दे के फिर नियुक्त कर देता है। ठीक है, शाहजहाँ भी उसको मतलब एक अच्छा पोस्ट दे के नियुक्त कर देता है। ठीक है, क्योंकि ये सरदार होते थे और इनका मतलब अमीर थे, तो चूँकि इनका भी अपना एक स्टेटस था, तो राजा जल्दी अमीर सरदारों को दंड नहीं देना चाहता था। ठीक है, तो उनको माफ़ी भी दे दी जाती थी। ठीक है, अब देखिए यूरोपीय कंपनी का आगमन
एक क्वेश्चन पूछा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही थी, उसमें भारत का मुगल सम्राट कौन था, तो अकबर था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद लेकिन सबसे पहले यूरोपीय जो आए, मतलब अंग्रेज आए किसके दरबार में, तो जहांगीर के दरबार में, ठीक है। ये सब हम पॉइंट याद करेंगे, जो पॉइंट मैंने टिक लगाया है, ठीक है। देखिए ये नौरोज 9 दिन का वार्षिक त्यौहार है। हमको पता है कि बलबन शुरू किया था, आगे कंटिन्यू हुआ सल्तनत काल में, और फिर ये अकबर भी कंटिन्यू किया और जहांगीर भी इसको कंटिन्यू किया, ठीक है। अब देखिए ये एक चीज़ है, ये 2 अस्पा 2 गुना, सिंह अस्पा मतलब 3 गुना, मतलब जितना सवार होगा ना उसका 2 गुना घोड़ा रखेगा। मतलब एक आदमी अगर एक सिपाही है तो 2 गुना मतलब 2 घोड़ा रखेगा। अगर मान लीजिए सिंह अस्पा का उसको अगर दर्जा मिला है तो एक सिपाही है तो उसको 3 गुना मतलब 3 घोड़ा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 2 अस्पा और सिंह अस्पा में क्या अंतर है और क्या चीज़ है ये। अब देखिए नूरजहाँ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। नूरजहाँ जब थी तो ऐसा कहा जाता है कि जहांगीर कहता है कि मैंने एक प्याला शराब के लिए मतलब अपने पूरे साम्राज्य को गिरवी रख दिया नूरजहाँ के, तो ऐसा कहा जाता है। और ये बात सही भी है क्योंकि नूरजहाँ उस समय बहुत ही शक्तिशाली हो गई थी और उसने अपना एक गुट बना के रखा था जिसको नूरजहाँ गुट कहा जाता था, ठीक है। ये चाहती थी कि शहरयार को राजा बनाए, तो क्या की अपनी पुत्री का शादी शहरयार से कर दी, लेकिन शाहजहाँ के आगे किसी का नहीं चला और लास्ट में शाहजहाँ ही मुगल गद्दी का वारिस हुआ, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए ये थोड़ा सा हम याद रखेंगे, तुजुके ए जहांगीरी, किस भाषा में, फारसी भाषा। एक चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें आप समझ जाइएगा कभी भी मुगल काल में कोई पुस्तक लिखा जाएगा ना अकबर के बाद, तो वो फारसी में लिखा जाएगा क्योंकि उस मुगल काल की जो राजभाषा थी वो फारसी थी, ठीक है। लेकिन उसके पहले जो लिखा जाएगा, जैसे बाबर लिखेगा या उसके पहले जितना भी लिखा जाएगा सल्तनत वगैरह में, वो हो सकता है तुर्की में लिखा जाए, ठीक है। लेकिन मुगल काल में जो भी पुस्तक अकबर के बाद लिखा जाएगा वो सारा फारसी में होगा, ठीक। तो जहांगीर लिखे, शाहजहाँ लिखे, अकबर लिखे, सब फारसी में रहेगा, ठीक है। अब देखिए बाबरनामा जो था, बाबरनामा तुजुके बाबरी, ये जो था ना था तुर्की में, ठीक है। लेकिन चूंकि राजभाषा फारसी थी तो इसको अकबर फारसी में अनुवाद करा देता है, ठीक है। तो इससे हम एक चीज़ याद रखिएगा कि अकबर के काल के बाद जितना भी पुस्तक लिखा जाएगा सब फारसी में लिखा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए चित्रकला बहुत अच्छी स्थिति में था, ठीक है। ये थोड़ा नाम याद रख लेना है, उस्ताद मंसूर जो था वो पक्षियों का चित्रकार था, तो ऐसे करके कुछ इसमें पॉइंट दिया है, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जहांगीर ने हेरात के चित्रकार आरी काजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की, ये पॉइंट क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा ये वाला। जहांगीर ने आगरा के निकट सिकंदरा में अकबर का मकबरा बनवाया, ठीक है। तो याद रखिएगा अकबर का मकबरा अकबर नहीं बनवाया था, जहांगीर बनवाया था अकबर के मरने के बाद, ठीक है। लाहौर की मस्जिद भी बनवाया था। और एक चीज़ और है, जहांगीर के काल में अंतिम भाग में पूरी तरह संगमरमर की इमारतें बनने का मतलब चलन शुरू हो गया, ठीक है। जहांगीर के अंतिम मतलब भाग में, जब जहांगीर का अंतिम समय चल रहा था, अंतिम एरा में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे पीतरा दूरा एगो टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ऐसे रोशनदान देखे होंगे, घरों में रोशनदान होता है तो आजकल सीमेंट का ऐसे जाली बना रहता है, उसमें बहुत सारा ऐसे डिजाइन बना रहेगा, ठीक है। तो ये जो रोशनदान होता था ना, इससे रोशनी आर पार होती रहती है, ठीक है। रोशनदान में देखते ही होंगे, तो यही सेम चीज़ जैसे जाली टाइप का पत्थर को काट के ऐसे ऐसे बीच में फूल इस पे काट दिया जाता था और किनारे किनारे जो जगह बचा था उसमें से प्रकाश आर पार हो सकता था, तो इसी को पितरा दौरा कहा जाता था। ये संगमरमर का होता था। इसी नक्काशी का मतलब बहुत ज़्यादा प्रचलन कब शुरू हुआ, जहांगीर के अंतिम काल में, ठीक है। इसमें बना पहला मकबरा कौन था, तो ये नूरजहाँ के पिता का था, ठीक है, एतमाउद्दौला का। इसी में पहला बार ये पचिकारी या पितरादूरा का प्रयोग हुआ, ठीक है। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। पितरादूरा का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया, कब शुरू हुआ, ठीक है। जहाँ की मृत्यु के बाद वही उसको लाहौर में दफनाया गया, जहाँ बाद में नूरजहाँ ने एक मकबरा बनवा दिया, ठीक है। और जब जहांगीर मर गया था तो नूरजहाँ को शाहजहाँ ने पेंशन देकर लाहौर भेज दिया, ठीक है। क्योंकि नूरजहाँ रहती तो हो सकता है षड्यंत्र वगैरह होते रहता, इसलिए शाहजहाँ ने उसको वहाँ भेज दिया। और नूरजहाँ ने कहा कि हम एक मकबरा बनवाना चाहते हैं अपने पति के नाम से, तो शाहजहाँ ने बोला कि ठीक है आप बनवाइए, उसका खर्च राज्य वहन करेगी। तो शाहजहाँ उनको पैसा वगैरह भी देता है और उसका मकबरा बनवा दिया जाता है, ठीक है। तो जहांगीर का मकबरा नूरजहाँ ने बनवाया था। शाहजहाँ के बारे में पढ़ लेंगे। शाहजहाँ बहुत फेमस आदमी है क्योंकि इसने आगरा का ताजमहल बनवाया है और ये 7 अजूबों में से एक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक। कब राजा बना, 27 से 58 तक रहा, ठीक है।
और इसके बाद फिर औरंगजेब आएगा, उसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए किसके साथ शादी हुआ, कितना पुत्री था, सब याद रखना है हमको। ठीक है, ये वाला यहाँ पॉइंट है। ठीक है, कि कौन कौन पुत्र था, कौन कौन, मतलब जीवित पुत्र 14 को में से 7 को बचा। ठीक है, जहांगीर की मृत्यु हो गई, उसके बाद फिर वो अपने ससुर आसफ खां, ख्वाजा अबुल हसन के कूटनीतिक चाल करे, जो ये जो मतलब थे ना उसके ससुर, ये लोग किसी और को राजा बनाने, मतलब खुसरो का पुत्र जिसको मरवा दिया था शाहजहाँ, उसके पुत्र को सिंहासन में बैठाने था, लेकिन शाहजहाँ ने सबको मरवा दिया और राजा बन गया। ठीक है, अब देखिए हाँ, ये प्रमुख विद्रोह में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, पुर्तगालियों को नमक का व्यापार का एकाधिकार दे दिया था, किसने, मुगल बादशाह के द्वारा शाहजहाँ। ठीक है, और लेकिन उसकी उदारता के कारण शाहजहाँ ने 1632 ईस्वी में हुगली क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। ठीक है, ये शाहजहाँ के पहले ही नमक का अधिकार दे दिया था जहांगीर, लेकिन बाद में शाहजहाँ भी कंटिन्यू करता है, लेकिन जब देखा शाहजहाँ के बहुत उदंड हो गए हैं ये लोग और टैक्स वगैरह के बहुत ज़्यादा चोरी करें, तो फिर ये मतलब उसको दंडित भी किया है। ठीक है, और देखिए यहाँ साम्राज्य विस्तार कैसे कैसे कौन कौन सा युद्ध लड़ा, ये दिया गया है शाहजहाँ में। तो शाहजहाँ जब जहांगीर था तभी से दक्षिण भारत में बहुत से राज्यों को जीता था, इसमें गोलकुंडा हो गया और भी बहुत सारा है, जो जिसमें मतलब जो बच गए थे राज्य अकबर से, उनको सबको प्रत्यक्ष अधीनता स्वीकार करवाया। अकबर ने उनको जीता तो था, लेकिन अधीनता सब नहीं स्वीकार किए थे, कुछ राज्य बच गए थे, उनको ये सारा जीतता है और उसी में इसको शाहजहाँ की उपाधि में जहांगीर देता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद शाहजहाँ ने क्या किया कि दक्षिण का भार जो है अपने पुत्र औरंगजेब को दे दिया और दक्षिण का सूबेदार बना दिया। उसके बाद शाहजहाँ, पहले मतलब जहांगीर के काल में दक्षिण कौन देख रहा था, शाहजहाँ, फिर शाहजहाँ जब राजा बना तो उसने औरंगजेब को दे दिया। ठीक है, और ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, मीर जुमला हिमरे का व्यापारी था, वही उसको दिया था लाके कोहिनूर हीरा। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये मुमताज़ महल, ये वाला फैक्ट थोड़ा चेक कर लीजिएगा, शायद कोहिनूर हीरा कौन ला के दिया था, दोबारा शायद यही ला के दिया था मीर जुमला, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा इसको। ठीक है, मैं भूल रहा हूँ। मुमताज़ महल, देखिए ये मुमताज़ महल का हम पढ़ लेंगे कि इसमें बेसिकली याद करना है कि कौन 3 को जो मतलब उनकी बहनें थी, कौन कौन जिंदा थी और कौन किसके साथ उत्तराधिकार के युद्ध में भाग ले रहा है, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए जब शाहजहाँ जिंदा था तो उसने दारा शिकोह को अपना घोषित किया था उत्तराधिकारी। ठीक है, लेकिन औरंगजेब चाहता था राजा बनना, तो बाद में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ जिसमें औरंगजेब जीत गया और वो मतलब राजा बना। ठीक है, और दारा शिकोह वगैरह सबको मरवा दिया। दारा शिकोह को लगता था ना कि चूँकि हमारे पिता ने, शाहजहाँ ने हमको मतलब उत्तराधिकारी घोषित कर ही दिया है, तो मेरे खिलाफ कोई मतलब खड़ा नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वो जैसे कहा जाता है कि दारा शिकोह उतना मतलब प्रशासन पे ध्यान नहीं देता था, और प्रशासन में जब तक आप प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी नहीं कीजिएगा तो प्रशासन के लोगों पर आप प्रत्यक्ष रूप से आपका पकड़ नहीं रहेगा, जिसके कारण दारा शिकोह को लगता था कि हम उपनिषद, उपन्यास और ये सब चीज़ें, पुस्तकें पढ़ेंगे तो हो सकता है हमको कोई ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे हमको राज्य चलाने में आगे मदद मिले। लेकिन इसके लिए उसके शाहजहाँ ने भी उसकी मदद की। वो 1 करोड़ रुपया पर साल उसको मिलता था इन किताबों का अनुवाद वगैरह करवाने के लिए और ये सारा काम करने के लिए, मतलब जो भी पुस्तकें वगैरह अनुवादित होती थी या पढ़ने के लिए, या उसका कोई ट्रांसलेशन वगैरह करना था, या कोई पुस्तक नया खोज के और उसमें कुछ भी चीज़ ऐड वगैरह करवाना था, तो ये सारा काम दारा शिकोह करता था। जितना उपनिषद थे उसका सबसे ऊपर वो उसने अनुवाद भी करवाया था। ठीक है, तो ये चूँकि प्रशासन में प्रत्यक्ष रूप से कभी भी शामिल नहीं रहा दारा शिकोह, इसीलिए दारा शिकोह हार गया, क्योंकि प्रशासन के लोगों और प्रशासन में जो अमीर वर्ग थे जो उत्तराधिकारी के युद्ध में मदद कर सकते थे वो नहीं किए, क्योंकि इसका कोई जान पहचान नहीं था। मतलब अगर आप रहते तो जान पहचान रहता तो हो सकते वो आपको फेवर में। तो जो औरंगजेब था ना वो प्रत्यक्ष रूप से प्रशासन में रहता था, जिससे उसको बहुत सारे अमीरों पर पकड़ था, इसलिए वो युद्ध में विजयी भी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए शाहजहाँ एक ही अच्छा काम किया, स्थापत्य कला का पूरा विकास किया, इसलिए कहा जाता है शाहजहाँ का काल जो है स्थापत्य कला का स्वर्ण काल था। ठीक है, और चित्रकला का स्वर्ण काल किसके काल में है, जहांगीर के काल में। ठीक है, देखिए एक चीज़ हम बताते हैं आपको, इस्लाम में क्या है ना, चित्र बनाना अलाउड नहीं है। ठीक है, आप अपना खुद का प्रति नहीं बनवा सकते हैं, मतलब अपना खुद का फ़ोटो नहीं बनवा सकते हैं, लेकिन क्योंकि अकबर वगैरह, जहांगीर वगैरह इतने शक्तिशाली थे कि उनका विरोध कोई प्रत्यक्ष रूप से नहीं करता, इसलिए अकबर ने अपने जितने भी पूर्वज थे उनका सबका चित्र बनवाया, पेंटिंग बजाते बनवाया, खाना खाते हुए, बैठे हुए दरबार में ऐसे पूरा अपना वंशज का फ़ोटो बनवाया। ठीक है,
और जब जहांगीर के काल आया तो जहांगीर इससे एक कदम और आगे निकल गया, उसने अपना भी फ़ोटो बनवा दिया, ठीक है, एकदम पूरा शराब का प्याला लिए हुए फ़ोटो बनवाया। लेकिन उस समय ये लोग इतने शक्तिशाली थे कि कोई विरोध नहीं कर पाया, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, जब शाहजहाँ का ये सारा आप लोग पढ़ लीजिएगा, कैसे कैसे शाहजहाँ के काल के अंतिम चरण में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, दारा शिकोह मर गया, उसके बाद कैसे औरंगजेब जो है राजा बनता है, ठीक है, ये सब थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज़, देखिए ये वाला थोड़ा सा मैंने ट्रिक बनाया था, बहादुर धर सामू और खोज देवरों के, ठीक है। ये थोड़ा बहादुर है, सामू नाम का एक लड़का है, तो बहादुर धर श्यामू के, मतलब श्यामू नाम के लड़का को पकड़ना है, और खोज तो देवरों के, मतलब उसके देवर को भी खोजना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक युद्ध है, देखिए कौन कौन सा, ये बहादुरपुर का युद्ध, और धर मतलब धर्मत का युद्ध, सामू मतलब सामूगढ़ का युद्ध, और खोज मतलब खाजवा का युद्ध, और देवराई मतलब देवराई का युद्ध, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा अपने हिसाब से ट्रिक बना के इसको थोड़ा सा ध्यान में कर लीजिएगा। अब देखिए औरंगजेब के बारे में बताते हैं। देखिए जब शाहजहाँ ने अपना उत्तराधिकारी दारा शिकोह को नियुक्त कर दिया, ठीक है, तो हुआ क्या कि बेसिकली ना अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ के काल में जो मौलवी थे उनका ना प्रभुत्व तो बहुत कम हो गया था दरबार में, उनको उतना वैल्यू नहीं मिलता था, क्योंकि ना अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ ये लोग राज्य को या साम्राज्य को धर्म से अलग कर दिया था, मतलब साम्राज्य का प्रशासन धर्म पे आधारित न होकर योग्यता के आधार पे हो गया था, ठीक है। तो इसमें ये लोग इंटरफेयर नहीं कर पाते थे, क्योंकि ये राजा बहुत शक्तिशाली था उस समय, अकबर के सामने कोई वो नहीं करता था, जहांगीर ने तो बहुत एक को मृत्युदंड भी दिया था, तो इसके लिए ये लोग कुछ कर नहीं पाते थे। तो जब औरंगजेब जब आया तो उन्होंने औरंगजेब से संपर्क किया, औरंगजेब ने कहा कि अगर आप लोग हमको सपोर्ट कीजिएगा तो हम इस्लाम का शासन या मतलब कुरान का शासन लेके आएंगे, ठीक है, हमारा जो शासन का आधार होगा वो कुरान होगा। इससे क्या हुआ कि उसको जब औरंगजेब ने ये बात कहा तो औरंगजेब को सारे मौलवियों और धर्मगुरुओं का समर्थन मिल गया, ठीक है। इसीलिए देखिएगा कि शाहजहाँ तक जो प्रशासन था वो धर्मनिरपेक्ष रहा, मतलब राज्य किसी के धर्म में इंटरफेयर नहीं करता था, राज्य उतना किसी धर्म को ज़्यादा समर्थन देता था, ना ही किसी का विरोध करता था, ठीक है, जजिया वगैरह कुछ नहीं लगा। लेकिन जैसे ही औरंगजेब आएगा तो जब औरंगजेब जीत गया उन मौलवियों और अमीरों की सहायता से, तो वो कहने लगे कि आपने तो वादा किया था, अब आप हमको वो वादा पूरा कीजिए। तो औरंगजेब चूँकि सबसे वादा किया था तो उसको पूरा करना पड़ा, उसको न चाहते हुए भी ये सब काम करना पड़ा, और उसने जजिया लाया, सारा शासन जो है इस्लाम के आधार पे किया, बहुत सारा मंदिर वगैरह तोड़ने का आदेश भी दिया, ठीक है। तो जिससे क्या हुआ ना कि धार्मिक जो सहिष्णुता थी वो नष्ट होने लगी, ठीक है। और देखते हैं इसी कारण, देखिए जब तक ये लोग धर्मनिरपेक्ष रहे साम्राज्य अच्छे से चला, सब कुछ सही चला, लेकिन जैसे ही नीति बदली और मुग़ल साम्राज्य का पतन हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे बताते हैं, औरंगजेब आएगा, राजा बन जाएगा, ठीक है। अब ये थोड़ा पॉइंट आप लोग पढ़ लीजिएगा, राज्याभिषेक इसका 2 बार हुआ था, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। इसका विवाह राबिया बीवी से हुआ था, इसी का मकबरा बनवाया है वो जो काले संगमरमर से बना हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ये इसका नाम है, ये थोड़ा हम इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया है ना, उसने देश के दारुल हर्ब के स्थान पर दारुल इस्लाम में परिवर्तन करना चाहा, मतलब इस्लाम पर आधारित शासन वो मतलब लागू करना चाहता था, ठीक है। सिखों पे कलमा खुदवाया, जजिया को पुनः लगाया, जिंदा पीर और दरवेश को, इसलिए इसको जिंदा पीर और दरवेश शाही दरवेश भी कहा था, क्या कि नमाज वो 4 बार जो जुमा का नमाज होता है वो पढ़ता था, उस टाइप का, मतलब बहुत जो मुस्लिम धर्म को प्योरली फॉलो करने वाले होते हैं उस टाइप के औरंगजेब था, इसलिए उसको कहा जाता है, ठीक है। देखिए एक पॉइंट ये आश्चर्यजनक चीज़ है कि औरंगजेब के में जो औरंगजेब का काल था उसमें सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति हुई थी, ठीक है, और उस समय मुगल प्रांतों की संख्या जो है 21 थी, ठीक है। अब देखिए उस समय कौन कौन सा विद्रोह हुआ इसको हम ध्यान रखेंगे, ये 5वां नंबर पॉइंट थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। दक्कन का नीति, ठीक है, कहा जाता है कि दक्कन का फोड़ा औरंगजेब को बर्बाद कर दिया, ठीक है। देखिए जब अकबर था या शाहजहाँ था या जहांगीर था तो उन्होंने कभी भी ना दक्षिण भारत को प्रत्यक्ष रूप से जीतने की राजनीति या नीति नहीं अपनाई। वो चाहते थे कि हम ऐसे क्षेत्र को पे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि देखिए कोई भी युद्ध लड़ने में ना बहुत ज़्यादा पैसा या कैपिटल मतलब व्यय करना पड़ता है,
अब देखिए है क्या, सेना आप ले जाओगे, सारा सेना का खर्चा उठाना पड़ेगा, वहाँ युद्ध लड़ेगी सेना, उसको रखना, सारा सेना एक्स्ट्रा सेना आपको नियुक्त करना पड़ेगा। ये सारा खर्च जो है कहाँ से आप वहन करोगे, यानी जो आपका जो समृद्ध प्रांत है उससे जो टैक्स आ रहा है आप उसको खर्च करोगे इस वाले पे। तो इससे क्या होगा, राजस्व की आपको बहुत ज़्यादा हानि हो जाएगी। अब मान लीजिए ये क्षेत्र मैंने जीत लिया, इसके राजस्व से ये जा, लेकिन इसमें राजस्व कितना मिला, 3, मान लीजिए 3 ही यूनिट मिला, इससे मैंने 20 यूनिट खर्च किया था, तो ये तो रिकवर नहीं हुआ ना, साम्राज्य को तो घाटा हो गया। तो वैसे ही दक्षिण भारत था, दक्षिण भारत उस समय उतना जितना आज मतलब वह है, चूँकि आजकल तो फैक्ट्रियों का और केमिकल वाले यूरिया वगैरह बहुत सारे चीज़ आ गए हैं, जिसके चलते वहाँ पे भी कृषि अच्छे होने लगे हैं, सिंचाई का अच्छा प्रबंध हो गया है। पहले ऐसा नहीं था, तो उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं था। पहाड़ चूँकि पूरा पठारी इलाका है, तो उतना कृषि वगैरह के लिए भी मतलब उतना उपजाऊ नहीं था, धान गेहूँ वगैरह के लिए। थोड़ा सा जो हमारा डेल्टा वाला क्षेत्र था उसमें होता था, बाकी क्षेत्र तो पथरीला ही था। बाद में धीरे धीरे इसका विकास हुआ। तो औरंगजेब ने बहुत ज़्यादा समय, लगभग 26 साल जो है दक्षिण भारत में बिताया, और कहा जाता है कि औरंगजेब दक्षिण भारत में रहा, दक्षिण भारत में ही लड़ते लड़ते मर गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप पॉइंट ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये कहा, देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि शहजादा अकबर का पीछा करते हुए दक्षिण भारत पहुंचा अपने पुत्र का, और फिर कभी उत्तर भारत में, यहीं दक्षिण भारत में दक्षिण भारत औरंगजेब का कब्रिस्तान सिद्ध हुआ। वो लगभग 26 साल तक रहा था वहाँ पे। ठीक है, अब देखिए ये वाला, ये थोड़ा सा पॉइंट याद रखिएगा। 11वें वर्ष में झरोखा दर्शन और 12वें वर्ष में तुलादान प्रथा को भी समाप्त किया। झरोखा दर्शन क्या था कि राजा क्या होता था कि बालकोनी पे आता था एक निश्चित दिन में, शायद गुरुवार के दिन पे वो आता था जनता को दर्शन देने। ठीक है, और तुलादान क्या होता था कि साल में एक बार वो अपने वजन के बराबर सोना या कुछ भी मतलब दान देता था। ठीक है, ये तुलादान था। अब देखिए ये सब पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन कौन सा ही थी वह मैं आपको बताया ही था, राजा जय सिंह और शिवाजी वाला, कि जय सिंह जब शिवाजी गए थे, जैसे शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने बहुत सारे सेनापति भेजे, लेकिन कोई हरा नहीं पाया। लेकिन चूँकि ये जो थे हमारे जय सिंह, चूँकि ये राजपूत थे और बहुत अनुभवी थे और बहुत सारे युद्धों में लड़े थे और सब में विजय भी मिला था इनको, तो इनका मतलब एक अपना अनुभव भी था। तो शिवाजी समझ गए थे कि मैं इनसे नहीं जीत पाऊँगा, चाहे मैं किसी से भी जीत जाऊँ। तो उन्होंने इनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया, और उन्होंने इस शर्त रखा राजा जय सिंह ने कि औरंगजेब के दरबार में आपको चलना है। तो शिवाजी ने कहा कि हो सकता है औरंगजेब हमको मृत्युदंड दे दे, लेकिन उन्होंने वादा किया कि नहीं, हम आपके जान की पूरी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। एक राजपूत का वादा है कि आप चलो वहाँ पे और औरंगजेब के सामने आपका जान, वो आपको मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, बाकी जो भी संधि शर्त है वो राजा आपको बताएंगे। ठीक है, तो जब शिवाजी वहाँ आए और औरंगजेब ने उनको मतलब उनका बहुत इंसल्ट किया। क्या हुआ कि उनको एक जैसे नॉर्मल जितना मनसब दिया जाता था सबको एक जागीरदार के रूप में, उनको भी एक 5000 का जागीरदार बना दिया औरंगजेब। लेकिन शिवाजी इसकी उम्मीद नहीं कर रहे थे। उनको लगता था कि हम चूँकि पूरे मराठा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हमको अच्छा मतलब मुगल साम्राज्य में पोस्ट मिलना चाहिए। तो नहीं मिला, जिसके कारण वो रुष्ट हो गए, और वहाँ से वो जब जाने लगे तो उनको आगरा जयपुर भवन में वो बंदी बना लिया गया। अब ये जयपुर भवन कहाँ है, आगरा में है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। जयपुर भवन नाम है लेकिन है आगरा में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हो गया। संधि जो हुआ था 1665 में पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। बाद में ये अपना वचन रखने के लिए राजा जयसिंह ने अपने पुत्र को भेजा, और वो उनके पुत्र ने शिवाजी को भागने में मदद की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सब थोड़ा पॉइंट थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ये दुर्गादास राठौर का यूलिसेस कहा जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अब देखिए ये प्रशासन वगैरह है, मुगल प्रशासन। ठीक, ये जो मैंने टिक लगाया है ना, सिर्फ उसी को पढ़ना है। ठीक है, और ये क्या था ये भी पढ़ना है। जैसे मुतसिब लोक आचरण का निरीक्षण करता, मतलब सब लोग अच्छे से जीवन जी रहे हैं कि नहीं। ऐसा नहीं है कि लोग मतलब जैसे बुजुर्ग हैं उनको इज्जत नहीं दे रहे हैं, या समाज में आचरण वगैरह सही है कि नहीं। स्त्रियों को ऐसा तो नहीं है कि समाज में मतलब हीन या नीच दृष्टि से देखा जा रहा है, उनको इज्जत नहीं है, उनको छेड़छाड़ वगैरह। तो ये सब सारा देखता था। ठीक है, ये वाला सदर ये धार्मिक मामलों में सलाह देता है। मतलब ये सारा पढ़ लेना है आपको। ठीक है, जो मैंने टिक लगाया वो पढ़ लेना है। ठीक, ये देखिए भूमि का ये प्रकार है 4, इसको पढ़ लीजिएगा। ये किसान का टाइप है, 3 टाइप के किसान होते थे, ये पढ़ लीजिएगा। ये आगे भी काम देगा आपको, सल्तनत में भी काम देगा, इसलिए इसको पढ़ लीजिए। खालसा तो सल्तनत में भी ऐसे इस टाइप के किसान होते थे, और मुगल काल में भी ऐसे होते थे। ठीक, ये भूमि 3 टाइप की है, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए
दहसाला व्यवस्था, दहसाला व्यवस्था एकदम इम्पोर्टेंट है। टोडरमल लाया था, टोडरमल शेरशाह सूरी के दरबार में था, बाद में औरंगजेब अकबर के काल तक ये कंटिन्यू किया और अकबर के नौरत्न में भी एक था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इधर रखिएगा। ये 1680 में आया था दहसाला, ये थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा, मैंने लिखा नहीं है, मुझे याद था। ठीक है, और देखिए ये सेनाएं 4 प्रकार की होती है, ये याद रहे, कोई बात नहीं है, ये भूल भी जाएगा तो ठीक। अब देखिए मराठों का उत्कर्ष, मराठा हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, और ये थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ये राजा समरदास जो थे शिवाजी को थे 10 बोध की रचना की। ये शिवाजी कहाँ जन्म लिए, कि इनके माता पिता का नाम सब याद कर लीजिएगा। कैसे वो जब औरंगजेब सेनापति को भेजता है बीजापुर राज्य के अफजल खां को भेजा तो उसका हत्या कर दिए, फिर शाइस्ता खां को भेजा, उस शाइस्ता खां को भगा दिए। ये कैसे कैसे हुआ ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, पुरंदर का संधि हुआ, ये तो मैंने पीछे बताया ही। ठीक है, तो ये क्या क्या संधि में था तो ये सारा लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए जयपुर भवन में इनको रखा गया था नज़रबंद, और ये आगरा में है, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये 16 जून 1674 ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इस टॉपिक से कि राजाभिषेक से ही शायद कोई क्वेश्चन था, ये हमको याद है, इससे इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये वाला थोड़ा सा अच्छा से पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये बिहार दरोगा में पूछा हुआ है। ठीक, अब देखिए प्रशासन इनका जो था ना उसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, जब पेशवा आ जाएंगे तब प्रशासन इम्पोर्टेंट हो जाए। देखिए मैंने ये वाला और ये वाला टिक लगाया, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें एक दो और याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें देखिए ये मंत्री या वकील नसीब, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, बस, और ये पेशवा। ठीक है, ये मुझे ध्यान था इसलिए मैंने इसको टिक नहीं लगाया, ये दोनों, और ये। ठीक है, ये हो गया अष्टप्रधान, वही 8 मंत्री होते थे तो उसको अष्टप्रधान कहा जाता था। एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए अष्टप्रधान इस वर्ड को ध्यान रखिएगा। और इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड आएगा कब, विजयनगर में, तो वो थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे। उस समय मैं बताऊंगा कि दोनों में कंफ्यूज कैसे नहीं होना है। ठीक है, अब देखिए ये वाला थोड़ा सा हम याद रखेंगे, बगीर सिलदार, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। उनका जब शिवाजी मर गए तो उनका बेटा वगैरह आया, उनकी 2 पत्नियां थी, दोनों से पुत्र हुआ था, तो वो कैसे आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, साहू को कैसे, ये साहू था, ये संभाजी को मरवा दिया था औरंगजेब, और फिर उसके बाद साहू कैसे राजा वगैरह बना, फिर कैसे संधि वगैरह हुआ, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ यहाँ पे मराठा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब देखिए मराठा यहाँ पे ख़त्म हो गया है, और ये आपका मध्यकालीन भारत जो है वो समाप्त हो गया। ठीक है, मध्यकालीन भारत समाप्त हो गया। ठीक, प्राचीन भारत पहले ही हम कर चुके हैं, प्राचीन भारत पहले ही ख़त्म कर चुके हैं। अब बच गया आधुनिक इतिहास, आधुनिक भारत बच गया, और हम कल से शुरू करेंगे आधुनिक भारत। और आधुनिक भारत का हमारा टारगेट रहेगा कि इस वीक में हम 3 से 4 दिन में आधुनिक भारत को पूरा अच्छे तरीके से ख़त्म कर दें। ठीक है, अब देखिए पहले मैं तो सिर्फ पढ़ने के लिए बताता था, अब मैं तो थोड़ा बहुत समझा भी देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए। मैंने चूँकि मेरा खुद का फिजिकल है तो थोड़ा टाइम कम मिलता है, लेकिन मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी मैं बताऊँगा थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव टाइप का भी बताता चलूँ कि आप लोग को ज़्यादा फ़ायदा हो। लेकिन आप लोग, मैंने जितना टिक लगाया है उतना पढ़ो, आप लोग बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब क्या करना है, पूरा MCQ लगा देना है मध्यकालीन भारत तक। मध्यकालीन मतलब एंशिएंट और मेडाइवल दोनों का ये MCQ लगा देना है। लुसेंट MCQ लगा देना है। पॉइंटर अभी आप लोग नहीं भी लगाइएगा तो कोई बात नहीं है, नया पॉइंटर मार्केट में आ चुका है, अगर मिल रहा है तो लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो। ठीक, अब देखिए जो व्यक्ति जॉब वगैरह करते हैं उनको अगर घटना चक्र पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है तो वो पॉइंटर जरूर पढ़ें। ठीक है, लुसेंट MCQ पढ़ें, पॉइंटर पढ़ें, क्राउन पढ़िए। ठीक है, अब क्राउन में ये भी जितना मैंने टिक लगवाया है सारा टिक लगा लेना है, क्योंकि अभी अगर आप टिक लगा लोगे ना तो दोबारा रिवीजन करोगे, आपका टाइम बहुत बचेगा। लुसेंट को भी जैसे मैंने बताया था कि जो क्वेश्चन आपको याद है उसको घेर देंगे, उसको नहीं घेरना है, जो क्वेश्चन नहीं याद है उसको आप गोल करके घेरो और उसका आंसर टिक लगाओ, और अगले बार में सिर्फ उसी क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, ये थोड़ा सा जो भी मैंने बताया है इसको आप लोग फॉलो कीजिए, जल्दी से आप लोग का भी कंप्लीट हो जाएगा। मैं बाकी कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इसके बाद मैं शायद पॉलिटी पढ़ाऊँ या जियोग्राफी पढ़ाऊँगा, पहले मैं हिस्ट्री ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, चलिए वीडियो बहुत लंबा हो गया, धन्यवाद, जय हिंद।